एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3 2 4 2 2 1 2 1 0 x। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो वो पूछ रहा है कि x के कौन से वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का हम लोग को रैंक 3 मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर रो 1 रो 2 और रो 3 का भी वैल्यू नॉन जीरो हुआ तभी इस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो मुझे इसे 1 बनाना है। मैं क्या करूँगी, रो 1 विल चेंज रो 1 इंटू 1/2, मतलब रो 1 में अगर 1/2 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 1। ठीक है, और रो 2 का वैल्यू 2 1 2, ये हो जाएगा 1 0 x। अब देखो फिर क्या करेंगे, ये 2 और ये 1 को 0 बनाएंगे तो ऑपरेशन यूज होगा रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1, रो 3 माइनस रो 1। तो को आंसर मिलेगा 0 माइनस 3 0 0 माइनस 2 x माइनस 1। दैट इज अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दूँ तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो ये 0 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ a हो जाएगा हमारा 2। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, रैंक ऑफ a का वैल्यू 3 चाहिए, तो इसका मतलब ये x का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता, 1 को छोड़ के बाकी जितना भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर कंडीशन फॉर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3, सो x माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे x माइनस 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू 1 को छोड़ के बाकी भी जितना भी वैल्यू डालो वो कभी भी 0 नहीं देगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इन्वेस्टिगेट द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इन्वेस्टिगेट करेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 11 इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 20y माइनस 6z प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 6y माइनस 18z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसे हम लोग को राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेने से क्या होगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 11, 6x प्लस 20y माइनस 6z इक्वल्स टू माइनस 3 एंड 6y माइनस 18z इक्वल्स टू माइनस 1। पहले हम लोग ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखेंगे, देन उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, दैट इज a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स। फिर क्या करेंगे, उसको रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग को 1 बनाना पड़ेगा, तो 1 बनाने के लिए मैं ऑपरेशन यूज करूँगी रो 1 विल चेंज रो 1 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। फिर ये 6 को मुझे 0 बनाना पड़ेगा, तो 6 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, रो 2 विल चेंज रो 2 माइनस 6 इंटू रो 1, 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अभी 17 को हम लोग क्या करेंगे 1 बनाएंगे और 6 को 0 बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेशन डालेंगे रो 2 विल चेंज रो 2 इंटू 1/17, तो अभी रो 2 का वैल्यू हो जाएगा 0 1 माइनस 6/17 30/17। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये 6 को 0 बनाएंगे, तो 6 को 0 बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस 6 इंटू रो 2। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन निकला है। अब लास्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो माइनस 270 डिवाइडेड बाय 17 है, तो यहाँ पे मैं रो 3 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 0 0 माइनस 270 माइनस 197। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस 270 को 1 बना सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा लाइन है उसे हम लोग 0 नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए रैंक ऑफ a का वैल्यू 3 एंड रैंक ऑफ ab का भी वैल्यू 3। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ ये बोला गया था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है चेक करने के लिए, तो हेंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द फॉलोइंग इक्वेशंस 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 9, 7x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 8,
and 2x plus 3y plus lambda z equals to mu have no solution, a unique solution and infinite number of solutions. ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया गया है उसे ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स एंड बी हो गया कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज 9, 8 एंड म्यू. तो अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स. तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हो गया 2 3 5 7 3 -2 2 3 लैम्डा एंड बी मैट्रिक्स हो गया 9 8 म्यू. ठीक है, तो अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसे हम लोग इक्लॉन फॉर्म में चेंज करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. ओके, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो 1 विल चेंज रो 1 इंटू 1/2, मतलब फर्स्ट रो में मैं 1/2 मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3/2 5/2 9/2. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो 7 और ये जो 2 लिखा हुआ है उसे 0 बनाएंगे, तो ऑपरेशन यूज़ करेंगे. रो 2 विल चेंज रो 2 -7 इंटू रो 1 एंड रो 3 विल चेंज रो 3 -2 इंटू रो 1. ओके, तो इसे अप्लाई करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा 0 -15/2 -39/2 -47/2. अब जो रो 3 है उसका आंसर क्या आएगा, 0 0 लैम्डा -5 म्यू -9. तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो तो नॉन जीरो है, ये कंफर्म है. अब यहाँ पे ये जो लास्ट रो है उसमें से ही पता चलेगा कौन से कंडीशन के लिए वो नो सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देगा. ओके, फर्स्ट केस को हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज नो सोल्यूशन. तो प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि नो सोल्यूशन कब होता है, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, देन वो कंडीशन में हम लोग को नो सोल्यूशन मिलेगा. ठीक है, तो अब देखो कंडीशन हम लोग डिस्कशन करेंगे. ये जो लैम्डा -5 लिखा है अगर यहाँ पे 0 आ जाए और यहाँ पे कोई नॉन जीरो वैल्यू आ जाए, इसका मतलब ये रैंक ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा, और रैंक ऑफ ए बी का वैल्यू अगर यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आया तो 3 हो जाएगा. ठीक है, पहले भी मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ इस क्वेश्चन के बारे में. अब तो कंडीशन हम लोग लिखेंगे लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब कौन से केस में 0 होगा, अगर लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे मैं 5 पुट करूँ तो 5 -5 0 हो जाएगा, दैट इज लैम्डा का वैल्यू 5 होगा. एंड म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 9, तो 9 के अलावा और कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे कोई नॉन जीरो वैल्यू आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब then the rank of coefficient matrix that is rank of A equals to 2 and the rank of augmented matrix that is rank of AB equals to 3. तो यहाँ पे rank of A and rank of AB इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे the system has no solution. ठीक है, तो अभी सेकेंड केस डिस्कशन करते हैं. केस 2 is unique solution. If lambda -5 is not equals to 0, मतलब यहाँ पे अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू आ गया, नॉन जीरो का मतलब ये 0 0 सपोज कोई एक वैल्यू आ गया 2 या 3 या 100 या कोई भी वैल्यू आ गया नॉन जीरो वैल्यू, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो अगर म्यू -9 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, कोई भी यहाँ पे वैल्यू आ जाए तो ए बी का रैंक क्या होगा, 3 होगा. तो इसका मतलब लैम्डा -5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज लैम्डा का वैल्यू 5 नहीं हो सकता एंड म्यू में हैव एनी वैल्यू, तो म्यू का कोई भी वैल्यू हो सकता है. तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू n. इसका मतलब रैंक ऑफ ए हुआ 3, रैंक ऑफ ए बी भी हुआ 3 एंड n नंबर ऑफ अननोन्स दैट इज एक्स वाई जेड उसका भी वैल्यू 3 हुआ. तो तीनों का वैल्यू अगर सेम हुआ तो हम लोग बोलेंगे द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, तो ये कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो गया. अभी केस 3 डिस्कशन करेंगे दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे 0 आ जाए और ये जो म्यू -9 की जगह पे भी 0 आ जाए, ए का रैंक हो जाएगा 2 और ए बी का भी रैंक हो जाएगा 2, क्योंकि जो लास्ट रो अगर सबका वैल्यू 0 हो जाए तो क्या लिखेंगे, इफ लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0 एंड म्यू -9 इक्वल्स टू 0, दैट इज लैम्डा का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा लास्ट रो,
अगर म्यू का वैल्यू 9 पुट करेंगे तो लास्ट रो का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। देन रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2, दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी हो रहा है, दोनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ अननोन से छोटा हो रहा है, तो इसीलिए द सिस्टम हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, तो ये था तीनों कंडीशन को हम लोग कैसे यूज़ करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन करेंगे। टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व 5x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 26y प्लस 2z इक्वल्स टू 9 एंड 7x प्लस 2y प्लस 10z इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो पहले चेक करेंगे। अगर कंसिस्टेंट हुआ देन ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड होगा और बी हो जाएगा हमारा 4 9 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, के इक्वल्स टू ए एंड बी। ए का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और ये बी का वैल्यू, ठीक है, 4 9 5। अब उसे हम लोग इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 को 1 बनाने के लिए मैं रो 1 में 1/5 मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग 3 और 7 को 0 बनाएंगे। तो ये वाला ऑपरेशन यूज़ करेंगे। रो 2 विल चेंज रो 2 माइनस 3 इंटू रो 1 एंड रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस 7 इंटू रो 1। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो लिखा हुआ है 121 डिवाइडेड बाई 5 उसको हमें 1 बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 11/5 है उसे हम लोग 0 बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो रो 3 है उससे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे रो 3 में -5/11 मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें से जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 0 1 -1/11 एंड 3/11। ठीक है, और रो 2 में जो 33 डिवाइडेड बाई 121 था तो इसे हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं 3/11। ओके, तो अब ये जो सेकेंड रो और ये थर्ड रो सेम हो गया, तो हम लोग एक ही ऑपरेशन में इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, रो 3 विल चेंज रो 3 माइनस रो 2। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा लास्ट रो है वो सबका वैल्यू क्या होगा, 0 0 0 0। ठीक है, तो हमें चेक करना क्या था, ये कंसिस्टेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो रैंक ऑफ ए कितना होगा, फर्स्ट रो और सेकेंड रो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए हो गया 2। देन ए बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकेंड रो ये भी हमारा नॉन जीरो है और थर्ड रो 0 रो है, तो इसीलिए इसका रैंक भी हुआ 2। ठीक है, एंड एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स दैट इज एक्स वाई जेड, उसका वैल्यू क्या है 3 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी हुआ तो कंसिस्टेंट होंगे। इसका मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन क्योंकि ये लेस देन एन हो रहा है, मतलब इसका रैंक 2 है इसका रैंक 2 है लेकिन एन का वैल्यू 3 है, तो इस लाइन से मुझे पता चल रहा है हेंस द सिस्टम हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे अगर सॉल्व करना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, पहले चेक करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट मेरा मैट्रिक्स आया है उसे मैं इक्वेशन के फॉर्म में पहले लिख दूंगी। ठीक है, तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 3/5y प्लस 7/5z इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, और y माइनस 1/11z इक्वल्स टू 3/11। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशंस है और यहाँ पे 3 अननोन्स है, मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों अननोन्स को हम लोग को निकालना पड़ेगा, लेकिन 2 ही इक्वेशन है। तो पहले भी मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाई और जेड में से कोई एक वैल्यू को मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू मान के सॉल्व करूँगी तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं वाई और जेड का वैल्यू पुट करूँगी तो मुझे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। लेट जेड इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा
y माइनस 1/11 z इक्वल्स टू 3/11 में मैं z का वैल्यू जब 1 पुट करूँगी तो यहाँ पे मुझे मिलेगा y इक्वल्स टू 4/11। ठीक है, तो अभी फर्स्ट इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे y और z का वैल्यू हमें मिलेगा x इक्वल्स टू -45 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिला z का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4/11 और x का वैल्यू -45/55। ठीक है, अब तुम लोग क्या करना, ये जो x y z का वैल्यू आया है तो क्वेश्चन का कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके देखना, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो रहा है तो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है x y z का वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी तरह z के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम लोग इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। तो अभी नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। यहाँ पे भी तुम्हें कंसिस्टेंसी चेक करना पड़ेगा, देन अगर कंसिस्टेंट हुआ तो उसका एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, वही सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे, दैट इज़ के इक्वल्स टू ए एंड बी। तो ए का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया और कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो पहले इसे क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 विल चेंज रो 1 इंटू 1/2। इसे अप्लाई करने के बाद हम लोग 3 और 2 को 0 बनाएंगे, तो इसीलिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे, रो 2 विल चेंज रो 2 - 3 इंटू रो 1 एंड रो 3 विल चेंज रो 3 - 2 इंटू R1। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। नेक्स्ट हम लोग 11/2 को 1 बनाएंगे और ये 22 को 0 बनाएंगे। ओके, रो 2 विल चेंज रो 2 इंटू 2/11, मतलब इस रो में मैं 2/11 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो इसके बाद जो वैल्यू आएगा 0, 1 -27/11 एंड 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो 22 लिखा हुआ है उससे हम लोग 0 बनाएंगे, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, रो 3 विल चेंज रो 3 - 22 रो 2। ठीक है, तो अब ये ऑपरेशन के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे हो जाएगा 0, 0, 0, 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो ए मैट्रिक्स है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसमें फर्स्ट रो नॉन जीरो, सेकेंड रो नॉन जीरो, लेकिन थर्ड रो 0 हो रहा है। ठीक है, रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2। अब देखो ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है दैट इज ए बी मैट्रिक्स, यहाँ पे फर्स्ट रो नॉन जीरो, सेकेंड रो नॉन जीरो, थर्ड रो भी नॉन जीरो, तो इसीलिए इसका रैंक हो रहा है 3। ओके, तो हमारा कंडीशन क्या था, अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी देन द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये कंसिस्टेंट होता तभी हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल पाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि टेस्ट करना है पहले वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, देन उसका सोल्यूशन निकालना है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कशन करेंगे। सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट और नॉट, 2x - 3y + 7z = 5, 5x - 2y + 4z = 18, 2x + 19y - 47z = 32। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, सबका सिमिलर प्रोसेस होगा। तो स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल्स टू ए एंड बी। तो ए का वैल्यू ये है और ये बी है, मतलब कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए ये हमारा ऑपरेशंस है। तो अभी यहाँ पे हम लोग 0, 0 बना चुके हैं, यहाँ पे 1 बना चुके हैं, ये जो 22 को हम लोग 0 बनाएंगे। ठीक है, तो इसे 0 बनाने के लिए रो 3 विल चेंज रो 3 - 22 R2, देन यहाँ पे ये लास्ट जो लाइन है सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है इसका रैंक कितना आएगा, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि लास्ट रो तो 0 है। अभी रैंक ऑफ ए भी निकालेंगे, यहाँ पे रो 1 नॉन जीरो, रो 2 नॉन जीरो और रो 3 0। रैंक ऑफ ए बी हो गया 2। तो हम लोग क्या निकालेंगे, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, दैट इज ये कंसिस्टेंट होगा और लेस देन n है, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पे 3 है। इसका मतलब द सिस्टम हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन।
ठीक है। तो इन्फानाइट मेनी सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लास्ट मैट्रिक्स निकला है उसे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। तो लेट z का वैल्यू मैं 1 लेके पहले सॉल्व करूँगी, तो यहाँ से y मिल जाएगा, फिर y और z का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, जैसे प्रोसेस हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया है। ओके, तो अब यहाँ पे सॉल्व करने से मुझे मिला है y इक्वल 38 डिवाइडेड बाई 11 एंड x का वैल्यू मिला है 46 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। दैट इज x इक्वल्स टू 46 डिवाइडेड बाई 11, y इक्वल्स टू 38 डिवाइडेड बाई 11 एंड z इक्वल्स टू 1। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10।